जो डैंड्रफ होता है जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं, इसमें तेल नहीं लगाना चाहिए। हमने गर्म कपड़े हैं अंदर रखे होते हैं, हम उनको निकालते हैं तो उसमें कई बार कीटाणु और ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से स्केबीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना वजन मेंटेन रहेगा उतने हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे बॉडी के अंदर, उतना ही हेयर ग्रोथ नहीं होगा। कौन कौन सी ऐसी तकलीफ है जो चर्म से संबंधित है, जो स्किन से संबंधित है, ऐसी कौन कौन सी तकलीफ है जो आमतौर पर पाई जाती है? जो हम लोग कई बार ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो एक लिमिट तक गुनगुना पानी हो जैसे, या थोड़ा सा हल्का गर्म हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वहाँ पे मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जो तालाब है उसकी मिट्टी चढ़ानी चाहिए, उनसे मस्त झड़ते नहीं हैं सर, उससे बल्कि वो स्प्रेड होते ही चले जाते हैं। जो एक नॉर्मल डैंड्रफ होता है वो हमेशा तेल लगाने से और बढ़ जाएगा, और हमारी धारणाएं क्या है कि तेल लगाओ, डिटॉल वगैरह से वॉश नहीं करना चाहिए, ये इन्फेक्शन को और बढ़ाते हैं। डिटॉल ना लगाएं, कोई तेल ना लगाएं वुंड के ऊपर। सर जो वूलन होता है वो हमेशा स्किन को इरिटेट करेगा। आप कभी देखना, हम डायरेक्ट अगर वूलन पहनते हैं तो हमारे जो स्किन पे है कई बार दाफड़ से चकत्ते से बन जाते हैं, इचिंग होनी शुरू हो जाती है, तो हम डायरेक्ट वूलन के कपड़े ना पहने। और हार्मोनल चेंजेस आजकल जैसे कॉमनली हम देखते हैं फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है वेट गेन। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, चर्म रोग विशेषज्ञ हम कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉक्टर संजय वत्स। और डॉक्टर संजय वत्स से, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हम बहुत से सवाल करेंगे, बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सर्दियों में त्वचा संबंधी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर संजय वत्स, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि सर्दी आ रही है और जब भी हम देखते हैं कि सूखी, जिसको रूखी भी बोल देते हैं, रूखी त्वचा जो है वो एक आम समस्या है। उसको लेकर के इस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसा किस वजह से होता है, वो थोड़ा सा प्रकाश डालिए, फिर आगे आगे बातें करेंगे। आजकल क्या होता है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खुश्की चमड़ी की बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो बच्चों में गर्मियों में सर्दियों में हमेशा ड्राइनेस रहता है, जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। वो बाई बर्थ होती है, वो धीरे धीरे अपने आप चली जाती है। पर नॉर्मल एडल्ट्स वगैरह में, ओल्ड एज में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों के टाइम में, क्योंकि सारा मॉइस्चर है बॉडी का सारा ख़त्म हो चुका होता है। गर्म कपड़े की वजह से, धूप में बैठने की वजह से इनसे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो आजकल नॉर्मली हमें जो लोकल में हमें यूज़ करना चाहिए वो है एलोवेरा क्रीम लगा सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए पेट्रोलियम जेली वगैरह होती है, वैसलीन जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली वो अच्छे से लगा सकते हैं। दूसरा ये कि हमेशा जो गर्म कपड़े हैं वो डायरेक्ट बॉडी को टच ना करें। मैं बीच में बात काटूंगा। कि ये जो धूप में बैठने वाली बात है, एक तरफ सलाह दी जाती है, आप लोगों की तरफ से दी जाती है कि विटामिन डी के लिए धूप में बैठना भी बहुत ज़रूरी है, तो दोनों में समन्वय कैसे करे एक आम आदमी जो है? सर देखिए, विटामिन डी हमें चाहिए नो डाउट, पर उसका एक लेवल होता है, उस तक हमें चाहिए। उसके बाद विटामिन डी के अदर सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें धूप से ही मिले। पर धूप से जैसे ड्राइनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कालापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोकली आप जैसे किसी भी आदमी को 10 दिन धूप में बैठा देख लें तो पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। और ड्राइनेस हमारी धूप के कारण ही बढ़ती है। डायरेक्ट जो धूप होता है वो ड्राइनेस को बढ़ाता है। तो मतलब सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए ये क्रीम जो आप बता रहे हैं, यस, एलोवेरा क्रीम है सिंपली जो हमें मिल जाती है, जी जी, पेट्रोलियम जेली है जैसे वैसलीन है, वो हमें नॉर्मली यूज़ करें। कुल मिलाकर के ये है कि सर्दियों में पेट्रोलियम जेली जो आप बता रहे हैं, नॉर्मल एलोवेरा है, जी जी, एलोवेरा क्रीम है, वो अच्छे से लगाना चाहिए बॉडी पे। डायरेक्ट गर्म कपड़े ना पहने, क्योंकि आजकल हमें हैबिट ऐसी होती है कि नीचे से हम चाहते हैं कि गर्म कपड़े हो जाएं, ऊपर से हम चाहे कॉटन पहन लें, पर हम मतलब उल्टा जो गरम बनियान वगैरह वो डायरेक्ट या बॉडी को टच ना करें। वो डायरेक्ट बॉडी को टच ना करे, नीचे नीचे कॉटन हो। नीचे कॉटन हो फुल बाजू का, जी जी, फिर उसके बाद आप गर्म कपड़े डालें, तो उससे वो ड्राइनेस कम से कम होगी। मतलब फुल बाजू की कॉटन की बनियान और अंडरवियर इस्तेमाल करें, उसके बाद चाहे गरम डालें तो गरम कुछ नहीं। डालें, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे ड्राइनेस वगैरह नहीं होगी और बॉडी को इरिटेशन भी नहीं होगा। और धूप में एक सीमा से ज़्यादा ना बैठे थोड़ा सा। तो ये चीज़ क्लियर हुई रूखी त्वचा को लेकर के। एक हम अब जानना चाहेंगे डॉक्टर वत्स कि सर्दियों में
कौन कौन सी ऐसी तकलीफ है जो चर्म से संबंधित है, जो स्किन से संबंधित है, ऐसी कौन कौन सी तकलीफ है जो आमतौर पर पाई जाती है? सर आजकल तो जैसे आपने बात किया ड्राइनेस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसको हम जीरोसिस भी कहते हैं, या फिर जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं बाई बर्थ वाली होती हैं, जैसे इक्थाइसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें फिश लाइक स्किन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो बहुत कॉमन होती है। गर्मियों में वो ठीक हो जाती है, सर्दियों में वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो थोड़ा सा वो भी एक ड्राइनेस का ही एक हिस्सा है, पर वो बाई बर्थ वाली चीज़ होती है। दूसरा, आजकल हम कॉमनली मिलते हैं स्केबीज़ वाले पेशेंट्स। स्केबीज़ वाले आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे हमने गर्म कपड़े हैं अंदर रखे होते हैं, हम उनको निकालते हैं तो उसमें कई बार कीटाणु और ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से स्केबीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्केबीज़ एक लगने वाली खुजली है जिसमें एक पेशेंट को होती है, फिर वो सबको स्प्रेड कर देती है। तो ये कॉमन है। एक आजकल जैसे फोटोडर्मेटाइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम धूप में पूरे दिन बैठे रहते हैं। वो जैसे अभी आपने बात किया कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, अगर हम वो एक्सेस बैठेंगे तो नुकसानदेह। तो फिर वो धूप की एलर्जी भी होना शुरू हो जाती है बॉडी। डॉक्टर संजय, एक मिथ है या सच है, आप ज़्यादा क्लियर करेंगे, हम लोग इस मामले में विशेषज्ञ नहीं हैं। गर्म पानी से नहाने को लेकर के एक धारणा है कि ये खुजली जो आप बता रहे हैं, जो खुजली की जैसे समस्या है, वो गर्म पानी से जो पैदा हो जाती है, इसके पीछे क्या सही साइंटिफिक क्या रीज़न है? सर वो थोड़ा क्या होता है जानना कि हम लोग कई बार ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो एक लिमिट तक गुनगुना पानी हो जैसे, या थोड़ा सा हल्का गर्म हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर वो बॉडी को, स्किन को डैमेज करता है, जैसे ड्राइनेस वाली चीज़ें वो हो जाता है, पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इनको आप रोकिए। तो गुनगुना पानी हो ज़्यादा या हल्का गर्म सा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमारे साथ वरिष्ठ स्किन विशेषज्ञ हो और हम एक दो सामान्य बातों से अलावा भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो मस वगैरह जो निकलते हैं स्किन पर, हम देखते हैं बहुत सारे लोग झाड़ा-झूड़ा लगवाने के लिए चले जाते हैं। एक मिथ सा है, एक अंधविश्वास सा है। लेकिन कुछ, क्या उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो जो उसका श्रेय जो उस बाबा को या झाड़ा-फूँक करने वाले को मिल जाता है? साइंटिफिक रीज़न मस होने का कारण क्या है? और मस को और क्या-क्या बोलते हैं? और उसके उपचार के लिए आप क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को, वो बताइए? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मस को हम जनरली जैसे वॉट्स कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। इसका झाड़े-वाड़े से इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है कि वायरल है, अपनी अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। पर बहुत अगर आपका ज़्यादा वो तो मात्रा अपने में आप ठीक होते हैं, उसका बाबा को श्रेय मिल जाता है। पर ये एक गलत धारणाएँ हैं कि वहाँ पे मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जो तालाब है उसकी मिट्टी चढ़ानी चाहिए, उनसे मस झड़ते नहीं हैं सर। उससे बल्कि वो स्प्रेड होते ही चले जाते हैं, क्योंकि तो वायरस है, वायरस तो हमेशा स्प्रेड होगा। तो ये एक मिथ है। कई बार क्या होता है, बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे कई बार हम चिकन पॉक्स देखते हैं, वो अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है पर वायरल इन्फेक्शन है, उसमें हम श्रेय किसको देते हैं? झाड़ा लगवाने वाले को। तो इनसे कोई वो नहीं है, इसमें ना जाएं, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं, लोकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। कई बार उसमें हम लोग निकाल भी देते हैं उन लोगों को, मस्सों को, तो काफ़ी अच्छा हो रहता है। डॉक्टर संजय, सर्दियों में जैसे स्किन की समस्या और उसका समाधान आप बता रहे हैं, थोड़ी सावधानी जो आप बता रहे हैं, क्योंकि बीमार होने पर तो आपके पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन घर पर जैसे सावधानी बरतें बालों के बारे में, क्योंकि बालों में भी रूखी जो है इस मौसम में आम बात है। बहुत सारी पपड़ी बन जाती है, काफ़ी सारे लोगों को तो बहुत समस्याएँ आप देखते हैं, बालों में झड़ते रहते हैं, जो जहाँ ऑफ़िस में बैठे हैं वहाँ पर भी झड़ते रहते हैं। इस तरह की समस्या आ जाती है। इसका कारण, इसका निवारण, ये दोनों चीज़ बताइए आप। सर जैसे हमारे सर में डैंड्रफ होता है, वो कई बार डैंड्रफ नहीं होता, कई बार वो सोराइसिस भी होता है, क्योंकि सर्दियों में सोराइसिस बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो कई बार थिक पपड़ी जम जाती है, वो सोराइसिस होता है। दूसरा, डैंड्रफ क्या है? एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, सीबोरिक कैपिटिस है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी एक कॉमन चीज़ है। तो हमें फैलता तो नहीं एक दूसरे को? नहीं, एक दूसरे से नहीं फैलता, जिसको है वही भुगते वही भुगतेगा, ठीक है ना। इसमें जैसे हम सीबोरिक कैपिटिस की बात कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल डैंड्रफ होता है, वो हमेशा तेल लगाने से और बढ़ जाएगा। और हमारी धारणाएं क्या है कि तेल लगाओ, मम्मी भी कह रही होती है बेटा तेल लगाओ तो उससे आप ठीक हो जाओगे। तेल को लेकर तो आप बिल्कुल ही स्पष्ट कीजिए। जो डैंड्रफ है,
दूसरी समस्या है स्किन संबंधी, ये जो कहते हैं कि सरसों के तेल की मालिश कर लीजिए, इसके बारे में आप बताइए किन परिस्थितियों में तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए या लगाना चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं लगाना चाहिए, हार्मफुल होता है? सर सिबोरिक जो कैपिटिस जो मैं आपको कॉमनली बता रहा हूँ, जो डैंड्रफ होता है जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं, इसमें तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाने से वो चीज़ें छिप जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गया। शाम को ही आपको जैसे ही तेल का असर खत्म होगा आपको डबल दिखेगा। तो हाँ, तो इस कंडीशन में आप तेल ना लगाएं। सोराइसिस एक बीमारी है जिसमें थिक पपड़ी जम जाती है, उसमें आप तेल लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रीटमेंट उसके लिए अलग से लेना पड़ेगा। सिबोरिक डर्मेटाइटिस है ये ये फंगल, दोनों चीजें क्योरेबल है? क्योरेबल है, अच्छा, उसमें कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं? ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, कई बार हमारी ये भी धारणाएं हैं, सोराइसिस कहते हैं कि भाई रूट नहीं जाती है, नहीं जाती है, पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो वो जा सकती है, जा सकती है। अभी डॉक्टर संजय, हम शुगर के जो मरीज है, शुगर का जो पेशेंट है, उसके वाउंड्स जो इस तरह के जो हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, हल्का सा जख्म वो भी ज़्यादा हो जाता है, वो मेरे ख्याल से आपकी विशेषज्ञता ही उसके काम आती है। उन परिस्थितियों में शुगर के मरीजों को सर्दियों में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्या उनके लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है? जो शुगर के पेशेंट, उनके बारे में थोड़ा बताइए। शुगर में जैसे आपने बताया कि शुगर में हीलिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी अपनी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है और इन्फेक्शन के चांसेस, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ज़्यादा, जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ऐसे टाइम में मेनली यही है कि शुगर को कंट्रोल करें, चाय वाय कम से कम लें। कई बार हम मरीजों से पूछते हैं आप शुगर लेते हैं? नहीं जी, हम कभी नहीं लेते। पर शुगर ना जाने अनजाने में चाय के साथ बहुत ज़्यादा चली जाती है, ली जा रही है। बहुत ज़्यादा ली जाती है, जिसमें मरीज़ कहता है जी मैं कोई ऐसा शुगर वाला तो कर ही नहीं रहा, पर हमें पता चल जाता है कि वो चाय बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। पूरे दिन में ठंड का टाइम है, 4-5 कप तो मिनिमम हो जाता है उन लोगों का, तो उससे शुगर ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा ये कि सर्कुलेशन, जैसे आजकल पैरों में ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, वुंड ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा यही रखें कि सर्कुलेशन मेंटेन हो। और सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए जैसे थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे पैरों को थोड़ा सा ऊंचा उठा के रखें। पैरों की साफ सफाई को लेकर के भी साफ-सफाई कुछ को, ज़्यादा ज़रूरत होती है? हाँ जी, हाँ जी। पैर, नाखून? नाखून वगैरह डिटॉल वगैरह से वॉश नहीं करना चाहिए, ये इन्फेक्शन को और बढ़ाते हैं। डिटॉल ना लगाएं, कोई तेल ना लगाएं वुंड के ऊपर, क्योंकि उसमें हीलिंग कम हो जाएगा, क्योंकि क्रीम लग नहीं पाएंगी ढंग से और वो खराब तो हो क्या जाएगी। करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से दवाई लगानी चाहिए? हाँ जी, डॉक्टर की सलाह से दवाई लगाना चाहिए। अपने आप ना डिटॉल लगाएं। हाँ। डिटॉल के साबुन से जो नहाते हैं वो उनको भी अच्छा अलाउड नहीं है सर, वो हम भी नहीं allowed मानते हैं। हाँ जी, जी, हाँ जी, हम मानते हैं कि वो प्रोटीन लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर देगी। नॉर्मल जो अपने क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल बैक्टीरिया भी होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, जी जी तो डिटॉल से वो खत्म हो जाएंगे, जी। तो उससे हीलिंग पावर कम हो जाएगी। डॉक्टर संजय, अब हम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ते हैं। डाइट को लेकर के बात करेंगे। सर्दियों में किस तरह की डाइट हो जिससे आपकी जो स्किन ज़्यादा अच्छे से रहे, उसकी स्किन की देखरेख अच्छे से हो, उसके डाइट किस तरह की हो? प्रोटीन डाइट जो भी हो वो आप बताना चाहें, वो जो आप हमारे दर्शकों को जो। मेनली हमें प्रोटीन डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन डाइट सबसे ज़्यादा हमें दालों से मिलती है, सस्ता और टिकाऊ साधन है दालें। दाल हैं, सोयाबीन है, ये आप अच्छे से ले सकते हैं। अगर कोई एग लेना चाहें तो एग भी अच्छा होता है, पर उसका योक पार्ट ना लें, वो हमें फैटी बना देगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो वाइट पार्ट आप अच्छे से ले सकते हैं, उसमें अच्छा प्रोटीन होता है, तो बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। पनीर भी ले सकते हैं, पर पनीर में थोड़ा सा फैट भी है, तो थोड़ा सा फैटी बना देगा, क्योंकि सर्दियों में हमारा वैसे ही खाने का ज़्यादा मन करता है, तो फैट ज़्यादा बढ़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा दालें वगैरह अच्छे से लें, सोयाबीन लें, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा प्रोटीन डाइट। डॉक्टर साहब, एक हम देखते हैं इस जगह, ये जगह अभी मुझे तो है नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारों को देखी, यहाँ पर सर्दियों में अलग से थोड़ा थोड़ा दरदरा सा, खुरदरा सा ऐसा हो जाता है। वो क्या बीमारी है, उसके पीछे क्या कारण है? उंगलियों के यहाँ पर जिनको हो जाता है जो। सर वो जिसको हम हैंग नेल बोलते हैं जी जी। इंग्लिश में, वैसे हिंदी में हम चढ़ फट गई बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है कि वो चढ़ फटना जो है वो क्या है, वही समझा। वो ड्राइनेस ही होती है सर, सिंपल। तो उसमें हम सिंपल जैसे उसको नेल कटर से कट करके और थोड़ा सा मॉइस्चर लगा लेंगे, तो उसी से ही वो ठीक हो जाएगा। उसी से वो। हाँ हाँ, वो उसको हम हैंग नेल बोलते हैं, हैंग नेल। जी जी। ठीक है, नेल के पार्ट का जो पास का हिस्सा है वो उठ जाता है, और फिर कई बार बच्चे लोग उस टीथ से कट कर देते हैं, हाथ से कट कर देते हैं, उससे वो घाव और बढ़ जाएगा, तो उसको टच ना करें और नेल कटर से थोड़ा सा कट करके और मॉइस्चर लगा।
एक इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया था, मैं उसको सही नाम नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे सोराइसिस का और इम्यूनिटी का जो आपने जिक्र किया, दोनों सोराइसिस बीमारी का जिक्र आया और इम्यूनिटी का जिक्र आया। एक ऐसी इम्यूनिटी की स्टेज होती है, वो क्या होती है जो अपने सेल्स को बॉडी जो है ना वो कुछ ऐसा, क्या उसको नाम देंगे, वो स्किन से ही संबंधित होती है। सर इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कहते हैं प्रतिरोध क्षमता। जी, जी। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हाँ जो है। जी, हाँ जी। जो रोग से लड़ने की हमारी क्षमता कितनी है वो भी एक तरह से एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करती है। एंटीबॉडीज़ मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब डाइट। डाइट से भी हम उसको अच्छे से एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं बॉडी के अंदर। इम्यूनिटी जितना बढ़ेगा उतनी ही हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। तो इसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाइट का ही वही रोल शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और तो हम फिर ट्रीटमेंट ही करते हैं आगे धीरे धीरे, जैसे भी कोई भी बीमारी हो जाए तो हम पर्टिकुलर उसी का ही ट्रीटमेंट करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है, आजकल कपड़ों को लेकर के जो पहनावा है, आप बता रहे हैं सावधानी, नीचे कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। ऊनी कपड़ों के बारे में उस धागे कुछ इस तरह के आ रहे हैं आजकल जो है, वो बताते हैं कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपने सूती कपड़े के बारे में बताया, नीचे सूती कपड़ा पहने, उसके बाद में आप जो गर्म कपड़े पहने। गर्म कपड़े में जो ऊनी कपड़ों को लेकर के, उनमें तो किसी तरह का इस तरह का नहीं होता है जो एलर्जी या कुछ इस तरह की? सर जो कपड़ों वूलन के एलर्जी के बारे में दरअसल मैं जानना चाह रहा हूँ पूरा, उसके बारे में बता दीजिए। सर जो वूलन होता है वो हमेशा स्किन को इरिटेट करेगा। आप कभी देखना, हम डायरेक्ट अगर वूलन पहनते हैं तो हमारे जो स्किन पे है कई बार दाफड़ से चकत्ते से बन जाते हैं, इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हम डायरेक्ट वूलन के कपड़े ना पहने, और हम किसी भी तरह के जैसे पहन सकते हैं, या सिंथेटिक कपड़े ना पहने। ये जो सिंथेटिक कपड़ा, मैं यही कहना चाह रहा था दरअसल ना। सिंथेटिक जैसे रेशमी कपड़े होते हैं, जी, जी। इनको ना डालें, उनसे बचें जो। उनसे बचें। नीचे वही कॉटन का पहन के फिर ये आप पहन सकते हैं। डॉक्टर संजय, एक सवाल हमारा रह गया, लेजर को लेकर के जो आजकल कराते हैं, बाल आ गए जो, उन बालों को रिमूव करवाना, लेकिन वो समस्या, एक उसका स्थायी समाधान क्या है? वो बार बार वही कराना पड़ेगा, और उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, छोटे बच्चों में भी बड़ों में भी, और वो किस कारण से इस तरह की समस्या आती है जो? सर जो हेयर ग्रोथ होता है मेनली वो हार्मोनल सारा होता है। हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर बनते हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ होता है। और हार्मोनल चेंजेस आजकल जैसे कॉमनली हम देखते हैं फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है वेट गेन। जितना वेट गेन होगा उतना हार्मोनल चेंजेस बढ़ जाता है, जिसको हम पीसीओडी भी कहते हैं। जिससे पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अपना वजन घटाओ सबसे पहले। वजन सबसे पहले क्या होता है कि वजन घटाना है, वजन को मेंटेन करना है। जितना वजन मेंटेन रहेगा उतने हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे बॉडी के अंदर, उतना ही हेयर ग्रोथ नहीं होगा। अगर हम ये कर सकते हैं कि वेट को मेंटेन करें, तो सारे जो हम जैसे पीसीओडी वगैरह है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, उसकी वजह से जो भी हार्मोनल चेंजेस हुए, हेयर ग्रोथ हुआ, वो सारा रोक सकते हैं अब। तो वेट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, खासकर फीमेल के अंदर, तो आप उससे बच सकते हैं। और बाकी लेजर का कोई नुकसान नहीं है? लेज़र का कोई नुकसान नहीं होता, इनकी सेटिंग्स होती हैं। अगर आपने वेट को मेंटेन किया, हार्मोनल चेंजेस नहीं हुए बॉडी के अंदर, तो ये परमानेंट भी रिमूव कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद डॉक्टर संजय जी। आप लोगों ने सुना, डॉक्टर संजय जी ने हर बात की बारीकी से जानकारी दी है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये उपयोगी जानकारी आपके काम की रहेगी, आपके परिवार के काम की रहेगी। आप अपने दोस्तों को भी इस जानकारी से अवगत कराइए। डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।